दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। जी कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी नीतीश सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जी सर्वदलीय बैठक और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और इसे काबू में करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी नीतीश सरकार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। बिहार में 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान को बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सख्ती के साथ लागू करने का फैसला कर दिया है। जी और सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस टीम को निर्देश दे दिया है। जी 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं इस अवधि को किसी भी तरीके की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा। यह पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। रात्रि 4 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा। जी हाँ, रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही रहेगा। जी हाँ, सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरीके की सरकारी एवं निजी नियोजन पर रोक रहेगा। ये शादी और श्रद्धा कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। वही दफन और दाह संस्कार के लिए भी सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, वहीं इसकी चपेट में आने वाले लोगों की जान जा रही है। जी हां, कोरोना को लेकर बिहार में स्थिति भयावह हो गई है। कोरोना मरीजों के इलाज की बेहतर सुविधा नहीं होने से कई लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं। जी हां, बिहार में कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने चेताया है। लोजपा नेता अशरफ अंसारी ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रशासन को ही कोरोना हो गया है। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा है कि बिहार के अस्पतालों में ना तो बेड की व्यवस्था है और ना ही दवाई और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। जी हां, कोरोना संक्रमण से लोगों की जान जा रही है, कई लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बिहार की स्थिति भयावह होती जा रही है। जी हां, अशरफ अंसारी ने कहा है कि यदि बिहार नहीं संभल रहा है तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने हाथ खड़े करके दूसरे को मौका देना चाहिए। दोस्तों कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मनमोहन सिंह ने कहा है कि हमें यह आंकड़ा नहीं देखना चाहिए कि कितने लोगों को टीका लगा, हमें यह देखना चाहिए कि आबादी की कुल कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगी। जी हाँ, मनमोहन सिंह ने कहा है कि सबसे पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि अगले 6 महीने के लिए वैक्सीन की कितने ऑर्डर दिए गए और किस तरह की टीके राज्यों के बीच वितरित होंगे। जी उन्होंने कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि किस तरीके से पारदर्शी फॉर्मूले के आधार पर वैक्सीन का वितरण राज्यों को किया जाएगा। केंद्र इमरजेंसी के लिए 10% वैक्सीन स्टोर कर सकती है, लेकिन बाकी राज्यों का साफ सिग्नल मिलना चाहिए ताकि वे टीकाकरण की योजना बना सके। दोस्तों पथ निर्माण विभाग ने 6 जिलों में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके तहत कैमूर, जहानाबाद, सारण, सिवान, भोजपुर तथा मधेपुरा में सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने रविवार को इस आशय की जानकारी दी है। जिन सड़कों के जीर्णोद्धार को मंजूरी दी गई है उसके तहत 83 किलोमीटर की लंबाई में सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। दोस्तों भारत में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी रैलियों के खिलाफ कई आवाजें उठ चुकी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए वे बंगाल में चुनावी रैली नहीं करेंगे। उन्होंने बाकी नेताओं से भी इस तरीके के फैसले के बारे में सोचने को कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सारी सार्वजनिक रैलियां रद्द कर रहा हूं। मैं सभी नेताओं को सलाह देता हूं कि वे मौजूदा स्थिति में बड़ी सार्वजनिक रैलियां करने के नतीजे के बारे में गहराई से सोचे।
दोस्तों, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। लगातार 30-35 सालों से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के एक प्रमुख धुरी बने हुए हैं। यह लालू को जमानत मिलने पर उनका अपना दल राजद तो खुश है ही, साथ ही कांग्रेस ने भी खुशी जताई है। जी हां, बिहार की सरकार में शामिल भाजपा और जेडीयू की प्रतिक्रिया उनकी जमानत पर कुछ आलोचनात्मक है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कुछ खास नहीं कहा है। जी, इन दोनों दलों का कहना है कि लालू को अपने कामों की सजा मिल रही है, कर्मों की सजा मिल रही है। इधर दिलचस्प मामला यह है कि बिहार की एनडीए सरकार में शामिल 4 दलों में से एक ने लालू की जमानत पर खुशी जाहिर की है। ये दल है जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, यानी कि हम। उन्होंने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने जमानत मंजूर होने के बाद कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उनको जमानत मिलने से खुशी का माहौल है। उम्मीद है कि जमानत के बाद वे अपने स्वास्थ्य का समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर हम लोगों के बीच आएंगे। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ महंगाई की बढ़ती मार से हलवाइयों के लिए अब कारोबार करना बेहद मुश्किल हो गया है। जी हां, बिहार के हलवाई इन दिनों शादियों के सीजन के बावजूद खाली हाथ बैठे हैं। जी हां, कोरोना और महंगाई के कारण उनके कारोबार पर दोहरी मार पड़ी है। जी, बिक्री 40% तक गिर गई है। ग्राहक कम होने के कारण वे दाम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी उन्हें ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। दोस्तों, बिहार में सेना से रिटायर अधिकारी अब जेलों में सहायक अधीक्षक की जिम्मेवारी संभालेंगे। जी हां, पहले चरण में 27 अभ्यर्थियों को चयनित करके सहायक अधीक्षक के रूप में बहाली किया गया है। जी हां, गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी है। सभी नव नियुक्त सहायक अधीक्षकों की पोस्टिंग 2 सालों के लिए होगी। उनकी आपसी वरीयता बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेगा क्रमांक के अनुसार होगी। जी हां, बहरहाल सभी चयनित अभ्यर्थियों को 30 अप्रैल तक पदस्थापित कारा में अपना योगदान देने को कहा गया है। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले में अतिक्रमण खाली करवाने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। यह मामला निपट्टी थाना के उच्चेत चौक का है। यहां पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। दरअसल कोर्ट ने उच्चेत गांव में 10 डिसमिल सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई पान और अन्य दुकानों के अलावा घरों को हटाने का आदेश दिया था। इससे लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। अतिक्रमण हटाने के लिए जब यहां पुलिसकर्मी पहुंची तो फिर ग्रामीणों ने उनके साथ तीखी नोक-झोंक की। उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। भीड़ ने जेसीबी मशीन को भी निशाना बनाया। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए हैं। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में दहेज के लिए एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया है। जी हां, मामले में शिकापुर थाने के मुजोना गांव अपनी मायके पहुंची महिला गोल्डी श्रीवास्तव अपने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि उसकी शादी 2 साल पहले रामनगर थाना क्षेत्र के उहमी कंपाउंड निवासी सुजीत कुमार श्रीवास्तव से हुई। उसके ससुराल के लोग दहेज में एक बोलेरो की मांग करने लगे। जब विवाहिता ने बोलेरो देने से इनकार कर दिया तो फिर उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी कड़ी में फरवरी 2021 में उसके पति एवं ससुराल के लोग घर में बंद करके उसको जान से मारने की नियत से जलाने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी तरीके से भागकर अपने मायके शिकापुर थाना क्षेत्र के मुजेना गांव पहुंची। अपने घर पहुंची, मायके पहुंची। इसकी शिकायत महिला थाना बेतिया में की। फिर महिला थाना के पदाधिकारियों ने उसके ससुराल वालों को बुलाकर पंचायत के माध्यम से आपसी सुलह करा दिया। बॉन्ड बनाने के बाद उसके ससुराल के लोग उसे लेकर अपने घर चले गए, लेकिन कुछ दिन पहले उसका पति और ससुराल के सभी लोग दहेज में बोलेरो की मांग करने लगे। बोलेरो देने से इनकार करने पर सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया है। दोस्तों, करेंसी नोट हम सबकी योजना की जिंदगी का हिस्सा है। जी हां, डिजिटल पेमेंट के दौर ने भी करेंसी नोट के चलन को लगभग ना के बराबर ही प्रभावित किया है। जी हां, अभी भी बहुत लोग डिजिटल पेमेंट की झंझट से बचने के लिए करेंसी नोट का ही इस्तेमाल करते हैं। 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी नोट की अपनी पहचान, खासियत और कीमत होती है। जी हां, आपने अक्सर नोटों पर यह लिखा हुआ देखा होगा कि मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इस लाइन में खाली जगह पर उतने रुपए लिखे होते हैं
जितने रुपए की ये नोट होती है। लेकिन हर नोट पर ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है कि आपको मालूम है? जी आखिर नोट पर ये क्यों लिखा जाता है कि आपको मालूम है? जी हाँ, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है तो फिर चिंता मत कीजिए। जी हम आज आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी जानकारी भी आप जान ले। जी हाँ, हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय विधानसभा में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पास हुआ था। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। इसी एक्ट के तहत आरबीआई को देश में करेंसी प्रबंधन की जिम्मेवारी दी गई। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत उसे करेंसी नोट जारी करने का अधिकार मिलता है। 1935 के पहले भारत सरकार ही नोटों की छपाई करती थी। जी हाँ, भारत में नोटों की छपाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रबंधन का काम केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लेकिन आरबीआई 1 रुपए की नोट नहीं जारी करता है। 1 रुपए के नोट पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में वित्तीय सचिव अजय भूषण पांडे हैं। अन्य सभी नोटों पर तत्कालीन आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान जिन नोटों की छपाई होगी उन पर शक्तिकांत दास का ही हस्ताक्षर होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नोटों पर करेंसी पर क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं। जी हां, करेंसी नोट पर इसे लिखने से देश में इस करेंसी की वैल्यू को लेकर लोगों में एक विश्वास होता है कि इतनी कीमत के लिए वे इस नोट को खर्च कर सकते हैं। जी हां, ये एक तरह का प्राइमरी नोट होता है। इससे करेंसी होल्डर को यह पता चलता है कि ये नोट भारत में कानूनी रूप से मान्य हैं और जिस व्यक्ति को ये नोट दिया जाएगा उसे नियमानुसार इस नोट को अपने पास रखने में कोई भी कानूनी जोखिम नहीं है। नोटों पर लिखे जाने वाला ये प्रॉमिसरी नोट आरबीआई की ओर से एक तरीका का बिना शर्त का वादा होता है कि वे करेंसी होल्डर को इतनी ही रकम देने का उत्तरदायी है। अगर किसी करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ ये प्रॉमिसरी नोट नहीं लिखा होता है तो फिर वो कोई भी देशी विदेशी व्यक्ति इस करेंसी नोट को स्वीकार करने में संकोच करेगा। वो इस नोट की एक्सचेंज वैल्यू को लेकर निश्चित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार करेंसी नोट पर यह प्रॉमिसरी नोट एक तरह का लिखित वादा होता है। इसमें एक पार्टी नोट जारी करती है या दूसरे पार्टी उस नोट को कीमत को लेकर भी लिखित वादा करती है। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और इस प्रॉमिसरी नोट वाले करेंसी नोटों को भी कोई भी नागरिक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। ऐसा करने का मतलब है कि व्यक्ति ने आरबीआई के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसे भारत सरकार का भी समर्थन है। उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना भी पड़ सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। सत्ताधारी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला अब तक दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज बंगाल में घुसपैठ के कारण युवाओं के पास रोजगार नहीं है, यहां तक कि राशन में भी हकमारी हो रही है। जी हाँ, वही प्रदेश में कानून व्यवस्था भी घुसपैठियों के ही कारण खराब होती है। लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठियों पर नकेल कसी जाएगी। बीजेपी सरकार बनते ही विश्वास, विकास और व्यापार का माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा है कि 2 मई को दीदी चलकर इस्तीफा देगी, इतना तो तय है। दोस्तों, बिहार में दिन प्रतिदिन जमीन की कीमत में वृद्धि हो रही है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में बिहार के 5 शहरों में जमीन की कीमत दोगुनी गति के साथ बढ़ रहा है, जिसमें लोगों को जमीन खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और दरभंगा में जमीन की कीमत सबसे ज्यादा गति के साथ बढ़ रही है। यहाँ जमीन की खरीद बिक्री भी तेजी के साथ हो रही है। लोग घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जमीन की खरीदारी कर रहे हैं। यह पिछले 1 साल में पटना शहर के इलाकों में सबसे ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री हुई है। इस शहर में जमीन की औसत कीमत 50 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में पटना में जमीन खरीदना आम लोगों के लिए आसान नहीं होगा। वहीं राजगीर, भागलपुर, गया और दरभंगा में भी जमीन की रजिस्ट्री खूब हो रही है। लोग तेजी के साथ जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इससे यहाँ के जमीन भी महंगी होती जा रही है। कुछ इलाकों में जमीन की औसत कीमत 30 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। दोस्तों, बिहार में सियासी सत्ता की धूड़ी रहे लालू प्रसाद यादव के सितारे कुछ मध्यम पर गए। जी हां, ढलती उम्र, कमजोरी होती काया और कुछ सियासी गतिविधियां अब उन्हें परेशान करने लगी है। हालांकि सत्ता से दूर रहकर भी लालू प्रसाद की कमी नहीं हुई है। जी हां, उन्होंने अपने लड़कों को सियासी गुर जरूर सिखाया है, लेकिन कमान अपने हाथ में ही रखी है।
आज लालू प्रसाद यादव की बात और उनकी सियासी दूरदर्शी की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में जो तस्वीर देखने को मिल रही है वह मजबूर कर रही है। लालू प्रसाद यादव की सियासी तिल्स में उनकी भाषा बोली, मजाकिया अंदाज और जनता की नब्ज टटोलने की कला ही तो थी। इसमें से कुछ गुण लालू प्रसाद यादव ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से सीखे थे और उन्हें अपना सियासी गुरु भी माने थे। लेकिन आज ज्योति बसु के ही बंगाल में सियासत के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह सोचने पर मजबूर कर रहा है और इन्हीं वजह से लालू प्रसाद के सियासी समझ को याद करना जरूरी लग रहा है। बात बहुत पुरानी नहीं है। 31 साल पहले 1990 में लालू प्रसाद यादव को बिहार की सत्ता हाथ लगी थी, लेकिन बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए उन्हें कई तरीके के पापड़ बेलने पड़े थे। विरोधी दल का नेता होते हुए उन्होंने न सिर्फ अपनी सियासी जमीन तैयार की बल्कि सियासी मित्र भी बनाए जो आज की सियासत में कम दिखाई देती है। जी अब तो सिर्फ अवसरवादी मित्र बनते हैं। इस बात का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि तब लालू प्रसाद के सियासी मित्र नहीं होते तो शायद 1990 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने होते। उस वक्त बिहार में विधानसभा की 324 सीटें होती थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जनता दल के खाते में कुल 122 सीटें आई थी। लेकिन विधायक दल का नेता कौन होगा इसे लेकर मतभेद हो गया था। चंद्रशेखर जी ने मदद का भरोसा दिया और तब शुरू हुआ असली सियासी खेल। मुख्यमंत्री के दावेदारों की फहरिस्त में एक और नाम शुमार हो गया और वह नाम था दिवंगत रघुनाथ झा का। फिर क्या था, विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। कुछ वोट रघुनाथ झा के झोली में पड़ गए। रामसुंदर दास सियासी विषाद पर मात खा गए और लालू प्रसाद ने बाजीगर बनकर भारतीय राजनीति में एंट्री मारी। अब बंगाल में लालू प्रसाद के राजनीतिक गुरु ज्योति बसु की पार्टी सीपीएम बेहद कमजोर पड़ गई है। लिहाजा उनके लाडले भी बंगाल के चुनाव में दिलचस्पी दिखाने लगे। लेकिन आज के दौर की सियासी मांग के मुताबिक उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का समर्थन किया, यानी कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव टीएमसी का समर्थन किया है। दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ से सभी आखरों से 50% संत बगैर कोरोना जांच कराए लौट गए हैं। यह बीते 10 दिनों के अंदर ही आखरों में कोरोना दस्तक दे चुका था। एक महामंडलेश्वर की कोरोना संक्रमण से जान चली गई है। जी हां, आखाड़ा परिषद अध्यक्ष कोरोना संक्रमित होकर एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं। निरंजन आखाड़े के सचिव भी कोरोना संक्रमित है। आखरों में कोरोना संक्रमण फैलता देखकर आखरों की छावनियां खाली होनी शुरू हो गई है। यह बैसाखी स्नान के दौरान हरिद्वार में आए कोरोना के अत्यधिक मामलों ने शायद संतों को भी भयभीत कर दिया है। आलम यह है कि सन्यासी और वैष्णव संप्रदाय के दास आखरों के आधे से ज्यादा संत कुंभ क्षेत्र में पलायन कर गए हैं। संतों के वापस लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त के बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। शनिवार को चिराग पासवान ने संगठन का विस्तार किया है। उन्होंने पार्टी में कई नेताओं का प्रमोशन करके उन्हें अहम जिम्मेवारी सौंपी है। संगठन के विस्तार में कुछ नए और पुराने नेताओं के तालमेल को बनाया गया है। दोस्तों, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते ही राज्य में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ऐसे में कई ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो आपदा के समय में भी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। ऐसे में मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत होने लगी है। इसको देखते हुए भागलपुर के प्राइवेट ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यों के सहयोग से ऑक्सीजन दान महादान की शुरुआत की गई है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने समाज के सहयोग से लेकर ऑक्सीजन बैंक बनाने की पहल की गई है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि कोरोना मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दिन में कई लोगों का फोन आया था, इसीलिए सोसाइटी के सदस्यों के सहयोग से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। दोस्तों, बिहार सरकार के लाख दावे के बाद भी आरा में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। यह लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में अस्पताल प्रशासन विफल है। इसका खामियाजा अब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। शनिवार को स्थिति ऐसी हो गई है कि 2 मरीजों को फर्श पर लेटाकर ऑक्सीजन चलाना पड़ा, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। यह बताया जाता है कि आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कुल 10 बेड लगे थे जो फुल हैं। यहाँ एक भी बेड खाली नहीं था। करीब 4 मरीज बेड के अभाव में फर्श पर ऑक्सीजन चलाने के लिए विवश थे। बक्सर जिले के सिमरी निवासी जटाधारी पासवान इलाज कराने के लिए आरा के प्राइवेट अस्पताल में आए थे। इस दौरान सांस लेने में परेशानी बढ़ने के बाद परिजन आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। मरीज के भाई ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में आने पर डॉक्टर से भर्ती कराने के लिए गुहार लगाई। डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में बेड फुल है, ऑक्सीजन चलवाना जरूरी था, इसीलिए फर्श पर ही ऑक्सीजन चलवा रहे हैं। खांसी और
सांस की बीमारी से परेशान हैं। 3 अप्रैल को कोरोना का टीका भी पड़ा था, उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। जी हां, आरा शहर के गोराना रोड कैलाश नगर निवासी रामेश्वर राय की 58 वर्षीय पत्नी प्रभा देवी भी सांस की बीमारी से परेशान थी। परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंची। जहां डॉक्टर ने देखने के बाद ऑक्सीजन चढ़ाने की सलाह दी। उस समय इमरजेंसी में एक भी बेड खाली नहीं था। जहां ऐसे में फर्श पर ही ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ा। दोस्तों, चारा घोटाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर है। जी हां, खासकर बिहार में राजद समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही विपक्षी दलों को भी लालू यादव के बिहार आने का इंतजार है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि बिहार समेत देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लालू प्रसाद यादव के परिवार ने अभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को यम में ही रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों को अपने चहेते नेता से मिलने या फिर उन्हें देखने के लिए अभी कुछ दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। देश भर में कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमण को देखते हुए लालू प्रसाद यादव का परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके का समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। केडीबी लाइव के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई है उसके मुताबिक लालू परिवार का हर सदस्य यही चाहता है कि संक्रमण से बचाव के लिए राजद प्रमुख को अभी कुछ दिन और एम्स में ही रखा जाए। इस बारे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत कर रही है। लालू यादव को एम्स में रखने के लिए तेजस्वी यादव, उनकी बहन मीसा भारती और भाई तेज प्रताप यादव तीनों सहमत हैं। केडीबी लाइव को अंदरूनी सूत्रों से जो खबर मिली है उसकी माने तो तेजस्वी यादव भले ही पिता की सेहत का हवाला देकर उन्हें एम्स में ही रखने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह कुछ और है। दरअसल लालू यादव के प्रशंसकों के डर से उन्हें कुछ दिन एम्स में रखे जाने का निर्णय लिया जा रहा है। जहां बताया जा रहा है कि अगर संक्रमण के बीच लालू यादव पटना लौटते हैं तो फिर उनके समर्थक बड़ी संख्या में पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में उनसे मिलने पहुंच सकते हैं। ऐसे में न सिर्फ संक्रमण का खतरा बढ़ेगा बल्कि ये कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन होगा। लालू के परिवार वाले डरे हुए हैं कि एक छोटी सी भी चूक इस महामारी में लालू यादव के लिए घातक साबित हो सकती है। दोस्तों, बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की अपील की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार में हालात बेकाबू हो उससे पहले टोटल लॉकडाउन लगना चाहिए। अपनी सरकारी आवास को आइसोलेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है। मुकेश सहनी का कहना है कि बिहार सरकार मेरे विभाग के तहत आने वाले 1137 पशु चिकित्सक, 50 एम्बुलेंस वैन और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का उपयोग आइसोलेशन केंद्र बनाने के लिए करें। मेरे सरकारी आवास का भी आइसोलेशन केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी मुकेश सहनी ने कोरोना को लेकर की गई सर्वदलीय बैठक में यह प्रस्ताव दिया था। इसी बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखते हुए राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। उन्होंने परमंडल में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जाने और फिर डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने का भी सुझाव दिया था। यह सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की थी। फिलहाल वे डीएम एसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। बंगाल में सभी दलों के नेता अपनी अपनी पार्टियों के चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। जी हां, चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार करने को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब सिर्फ 23 अप्रैल को ही चुनावी रैलियां हो सकती है। जी हां, चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब चुनाव वाले क्षेत्र में 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यानी कि 26 अप्रैल के चुनाव के लिए 23 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। जी हां, आपको बता दूं कि अब 26 अप्रैल को चुनाव होने वाले चुनाव प्रचार 23 अप्रैल के शाम को ही बंद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान मालदा, मुर्शिदाबाद, शिवड़ी, साउथ कोलकाता में होनी है। जी हां, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में रैली का आखिरी दिन होगा। 23 तारीख को एक दिन में 4 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होगी। जी हां, इन रैलियों में ही 7वें 8वें फेज में मतदान वाली जगहों को किया जाएगा। 29 तारीख को पश्चिम बंगाल चुनाव का आखिरी चरण का मतदान होना है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। यह नेता, मंत्री, प्रशासन, अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों में भी बहुत तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है। इसी कड़ी में इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज जिले से सामने आ रही है। यह मुख्यालय डीएसपी, नगर इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस पदाधिकारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसपी आनंद कुमार ने सभी के संक्रमित होने की जानकारी दी है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद मुख्यालय डीएसपी, नगर इंस्पेक्टर समेत तीनों पुलिस पदाधिकारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है।
वही प्रशिक्षु डीएसपी दीपक कुमार को नगर थाने का प्रभार सौंपा गया है, जहां एक साथ 3 पुलिस पदाधिकारियों के संक्रमित पाए जाने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, कटिहार के प्राणपुर विधानसभा महानंदा नदी के तट पर दियारा इलाकों की बड़ा भूभाग कभी बारूद की महक और बंदूक के गूंज के कारण सुर्खियों में रहा करता था, मगर अब इस इलाके में किसानों ने अपनी मेहनत से बंजर पड़े बलुआई जमीन पर तरबूज उपजा कर इस इलाके की नई पहचान दिया है, इस इलाकों को नई पहचान दिया है। जी हाँ, बाबुरपुर दियारा इलाके की पहचान अब मीठे लाल तरबूज के लिए होने लगा है, जिसे स्थानीय बाजार के लोग तो खरीदने आते ही हैं, साथ ही लखनऊ और बंगाल से भी इस दियारा तक तरबूज के थोक विक्रेता पहुंचकर बाहर के बाजारों तक इसे ले जाते हैं। जहां अपनी मेहनत से दियारा के इस रेगिस्तान में लाल मीठे तरबूज उपजा कर दियारा इलाके के फिजा बदलने वाले किसान कहते हैं कि अब ऐसा कोई बात नहीं है, जहां कोई आतंक का भी डर नहीं है। वे लोग मेहनत करके यहां तरबूज उगाते हैं, जिससे उन लोगों को अच्छा मुनाफा भी होता है और अच्छे से घर परिवार चलता है। दोस्तों, बिहार में कोरोना के कहर से हालात सामान्य होते जा रहे हैं। जी हां, हर रोज नए संक्रमितों की आने का आंकड़ा 7000 के पार चला गया है। इससे अस्पतालों में बेड लगातार कम होते जा रहे हैं। जी हां, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की खबरें भी हर रोज सामने आ रही है। ऐसे में पटना के एनएमसीएच यानी कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर अधीक्षक पद से मुक्त करने का आग्रह किया है। जी हां, पत्र में कहा गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण मरीजों की जान जाती है तो फिर उसकी जवाबदेही अधीक्षक की होगी। ऐसे में इस पद से मुक्त करते हुए शिक्षु रोग से विभागाध्यक्ष पद पर रहने देने का आग्रह किया है। पत्र में अधीक्षक ने कहा है कि प्रशासन ने ऑक्सीजन आपूर्ति पर नियंत्रण कर लिया है, इस कारण से इस अस्पताल के जगह दूसरे अस्पताल को आपूर्ति की जा रही है। इससे कार्य संचालित करने में परेशानी हो रही है। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण बढ़ने से अस्पताल में बेड लगातार कम होते जा रहे हैं। सभी बड़े अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी, उसमें बेड खाली नहीं मिल रहे हैं। शनिवार को जिला प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले के 33 प्राइवेट अस्पताल जो अभी कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनमें कुल बेड की संख्या 985 है। दोस्तों, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेल पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू ने कहा है कि लालू राबड़ी परिवार और समर्थक ज्यादा खुश नहीं हो। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव चारा खाने वाले शेर हैं जो फिर से पिंजरे में बंद होने वाले हैं, यानी कि वे फिर से जेल जाने वाले हैं। वैसे भी लालू प्रसाद यादव कोई भी स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे, जो उनके परिवार के लोग जश्न मना रहे हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव कोई जंग जीतकर नहीं आए हैं और न ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़कर जेल से रिहा हो रहे हैं। फिर उनके परिवार के लोग किस बात का जश्न मना रहे हैं? लालू यादव घोटाले में सजा याफ्ता है, कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है, सिर्फ जमानत दी है। लेकिन राजद के लोग तो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कि कोई ऐतिहासिक काम हो गया हो। यह संजय सिंह ने कहा है कि लालू यादव को कोर्ट से मिली जमानत का जश्न उस दिन काफूर हो जाएगा जब चारा घोटाले के अगले केस की सुनवाई होगी और फिर लालू यादव को जेल जाना होगा। यह सारी खुशियां पर उस दिन विराम लग जाएगा जब डोरंडा कोषागार में घोटाले के मामले पर सुनवाई होगी। शायद लालू यादव को शेर कहने वाले लोगों को यह पता नहीं है कि अभी भी कई मामलों में लालू यादव जमानत पर हैं और केस की सुनवाई चल रही है। कुछ दिन ये लोग जश्न मना ले, लेकिन जैसे ही डोरंडा कोषागार मामले में सुनवाई होगी उसके बाद लालू यादव को वापस जेल जाना ही होगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि लालू यादव के परिवार वाले अपने लोगों को जरा स्पष्ट रूप से यह बताए कि लालू यादव जेल में क्यों गए थे, उन्हें कोर्ट ने सजा क्यों सुनाई थी, क्या वजह थी कि वे कैदी नंबर 3351 क्यों बने थे। परिवार वाले यदि लालू यादव को शेर बता रहे हैं तो फिर वे शेर पिंजरे में क्यों थे? आखिर इस शेर में क्या खासियत थी? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाकी 3 चरणों के चुनाव में भाजपा की दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि इन चरणों के चुनाव में उसका मुकाबला ममता बनर्जी के घर माने जाने वाले कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र में होना है। यह साथ ही कई सीटें ऐसी है जिन पर मुसलमान मतदाता काफी संख्या में है। जब पश्चिम बंगाल में 8 में से 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और भाजपा के बड़े नेताओं के दावे को माने तो वह बढ़त पर है, लेकिन यही दावे टीएमसी के लोग भी और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला करा है। इन चरणों के चुनाव पर कोरोना का असर ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि अब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई है। जी हां, आयोग ने भी रैलियां, सभाओं और रोड शो में कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उसने चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगाई है और न ही मतदान की तिथियां बदली है। जी हां, ऐसे में आखिरी चरण तक चुनाव घमासान जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी तस्वीर में आखिरी के 4 चरण सबसे ज्यादा कठिन माने जा रहे हैं। इसमें 5वें चरण के लिए शनिवार को मतदान हो गए हैं। 5वें और 6ठे चरण में कई ऐसे सीटों पर मुसलमान मतदाता
मतदाता की काफी संख्या है और ऐसे माना जा रहा था कि वहां पर ध्रुवीकरण की स्थिति में भाजपा को नुकसान हो सकता है। हालांकि भाजपा के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। यह 7वें और 8वें चरण की अधिकांश सीटें कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र की बात है। बीते 2 विधानसभा चुनाव से यह ममता का गढ़ माना जाता है। यह ममता बनर्जी का निजी प्रभाव भी क्षेत्र में काफी रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए मुश्किल होगी। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि पहले चरण से ही बदलाव का माहौल बन चुका है और वह आखिरी चुनाव तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी ने बाकी चरणों के चुनाव एक साथ कराने की मांग की थी, जबकि भाजपा पहले की तरह ही मतदान चाहती थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया और मतदान में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे भाजपा राहत महसूस कर रही है, क्योंकि एक साथ चुनाव होने पर उसे गड़बड़ी का डर था। दोस्तों, पटना के सरकारी एवं निजी स्कूलों में वर्तमान में एडमिशन ठप हो गया है। जहां स्कूल खुले हैं लेकिन अभिभावक नामांकन लेने नहीं आ रहे हैं। स्कूल के परिसर भी खाली है। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश स्कूलों में अब तक मात्र 50% सीटों पर ही नामांकन हो पाया है। स्कूल अभी भी अभिभावकों की बात जोड़े हैं। एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर BC सिंह का कहना है कि स्कूलों में अभी नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तभी कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैलने लगा। सरकार को स्कूल बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। इसका सीधा प्रभाव राजधानी के स्कूलों के नामांकन पर पड़ा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।